नमस्कार दोस्तों। आज हम और एक टाइमिंग ऑफ मैरिज करेंगे यूजिंग बीएनएन, पाराशरी, जेमिनी, केपी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी विधाएं प्रचलन में हैं उन सभी विधाओं को मैं इस पर्टिकुलर कुंडली पर टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए लगाऊंगा। इसमें मैं एडिशनली योगनी दशा लगाऊंगा, विंशोत्तरी दशा लगाऊंगा, जैमिनी दशा लगाऊंगा और इन सभी के बेसिस पर इसको मैं टाइम करने की कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन विद्या है, एक ईश्वरीय विद्या है और इस विद्या के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर यदि ईमानदारी से प्रयास करे तो ईश्वर उसकी मदद करता है। फिर भी हम जो भी टाइमिंग करते हैं या जो भी प्रिडिक्शन देते हैं वो कभी भी 100% सटीक नहीं हो सकती। ये डिस्क्लोजर है, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें, ईश्वरीय कृपा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के ऊपर। उसकी कुंडली में जो भी चीजें हैं वो ईश्वरीय कृपा से बदल जाती हैं, उसके कर्मों से भी बदल सकती हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं और इन सभी तकनीक के बेसिस पर मैं यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज करने की कोशिश करूंगा। ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है और उनकी जो टाइम ऑफ बर्थ है मिडनाइट 22 मिनट्स, मतलब रात को 12:22 को है और 15 जुलाई 95 डेट ऑफ बर्थ है। पटना बिहार की कुंडली है। तो सबसे पहले मैं इस कुंडली को प्रॉमिस देखूंगा कि मैरिज का प्रॉमिस भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये एक लंग चार्ट इनका बनाया हुआ है, ये नवा चार्ट है, ये दोनों ही चार्ट लिए हुए हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ इनका जो सातवां भाव है वो राहु केतु एक्सिस पर है। तो सातवां भाव राहु केतु एक्सिस पर होता है तो अनकन्वेंशनल मैरिज होती है। अनकन्वेंशनल मैरिज आज के टाइम पर उससे कह सकते हैं कि किसी वेबसाइट के थ्रू हो, या इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या दो लोग आपस में मिल गए और उनके कहने पर मैरिज हो सकती है, या कोर्ट मैरिज हो सकती है, या किसी भी तरीके की अनकन्वेंशनल मैरिज पॉसिबल होती है। सेवेंथ हाउस पर और कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। राहु केतु मैरिज के केस में सेवेंथ हाउस पर केवल अनकन्वेंशनल मैरिज देते हैं और कोई नेगेटिव इसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि राहु खुद मैरिज का कारक माना जाता है। अब मैं सेवेंथ लॉर्ड की यहाँ पर बात करूंगा। तो सातवें भाव के अंदर सेवन साइन है और उसका लॉर्ड वीनस चला गया है आपका फ्रेंडली साइन, मरकरी के साइन में तीसरे भाव के अंदर चला गया है। मरकरी उसका फ्रेंड होता है और यहाँ पर वो कंजक्ट कर रहा है, मरकरी के साथ ज़्यादा नज़दीक है और सूर्य के साथ भी है, जो कि एक वर्गोत्तम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। सूर्य इस कुंडली के अंदर वर्गोत्तम है, फ्रेंडली साइन में चला गया है। अब यहाँ पे जो सेवेंथ लॉर्ड का जो प्लेसमेंट देखेंगे विद द मरकरी एंड सन इन थर्ड हाउस, इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है ध्यान से देखिएगा। इसका प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि ये एक राजयोग भी फॉर्म कर रहा है। हालांकि राजयोग जब तीसरे भाव में बनता है तो उतना स्ट्रोंग नहीं रहता, पर स्टिल ये राजयोग बना रहा है। राजयोग ऐसे बना रहा है कि सूर्य फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है और ये सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, इन दोनों का कंजंक्शन है यहाँ पर। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और साथ में ये लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, जहाँ पे भी पांचवें और सातवें भाव के स्वामी एक साथ जाकर बैठ जाएं तो वो लव मैरिज भी कराते हैं। दूसरा, इस पे थर्ड हाउस का लॉर्ड जो मरकरी है वो भी बैठा हुआ है। तो ये भी इंडिकेट करता है इस पर्टिकुलर नेटिव की मैरिज किसी रिलेटिव अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति से हो सकती है जिसको ये पहले से जानते हैं, उसके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अनकन्वेंशनल मैरिज भी शो कर रही है कुंडली, लव मैरिज भी शो कर रही है क्योंकि फिफ्थ और सेवेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन है। साथ में ये ऐसी भी मैरिज शो कर रही है, थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तेदारी को रिप्रेजेंट करता है, किसी ऐसे पर्सन से हो सकती है कि जो इनका रिलेटिव हो। इसी तरीके से यदि मैं इसमें और एक चीज देखूं तो यहाँ पे सूर्य का रोल आ गया। सेवेंथ लॉर्ड और कारक दोनों सन के साथ चले गए, जो कि गवर्नमेंट का कारक है। मरकरी यहाँ पर अकाउंट का कारक है। तो ये नेटिव की मैरिज किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले पर्सन से भी हो सकती है, या उसका ऐसा काम हो सकता है कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। यदि मैं सेवन से दसवां भाव देखता हूँ जो कि स्पाउस के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सेवन से दसवें भाव पर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो जुपिटर की दृष्टि है और उसका लॉर्ड मून 11वें भाव के अंदर इसके अंदर गया है। तो जुपिटर की दृष्टि होने पर उसका प्रोफेशन जुपिटर से रिलेटेड हो सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है और टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है स्पाउस का। तो इतनी चीजें मैंने स्पाउस से रिलेटेड यहाँ पर बताई।
प्रॉमिस कुंडली में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है, क्योंकि ना ही तो सेवेंथ हाउस पीड़ित है, ना ही सेवेंथ लॉर्ड इसमें किसी भी तरीके से पीड़ित है। फर्दर यहाँ पर जो एक राजयोग फॉर्म कर रहा है सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड से, तो वो लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अब मैं D9 चार्ट के अंदर भी चला जाता हूँ। तो D9 चार्ट के अंदर देखता हूँ तो सातवें भाव के अंदर मरकरी है, और वो फ्रेंड साइन के अंदर बैठा हुआ है, और सेवंथ लॉर्ड मगर शत्रु राशि में चला गया है सैटर्न। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिले करने की कोशिश करेगा मैरिज को। मगर सातवें भाव को यहाँ पर जुपिटर देख रहा है, 1 2 3 4 5। तो जुपिटर देख रहा है तो वो अपना आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी आगे चल के। एक शुभ ग्रह यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ों को खत्म कर देता है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो केंद्र स्थानों पर एक शुभ ग्रह मरकरी बैठा हुआ है, तो केंद्र स्थानों में और कोई अशुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसलिए मैरिड लाइफ ठीक ठाक ही जाएगी। फर्दर यहाँ पर भी देखिए सेवेंथ और 11th हाउस के लॉर्ड का लिंक हो रहा है। सेवेंथ और 9th हाउस, सॉरी, ये सेवेंथ हाउस है, उसमें 11th साइन है मरकरी, और वो सॉरी 11 साइन है उसका लॉर्ड सैटर्न हो गया, और 9th हाउस में 1 साइन है उसका लॉर्ड मार्स हो गया। मार्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 10 साइन में एक्सोल्टेड है। ये दोनों सैटर्न और मार्स म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फिफ्थ और सेवेंथ या सेवेंथ और नाइन्थ का जब भी लिंक बनता है तो वो लव मैरिज कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। तो किसी नॉन पर्सन या रिलेटिव्स के या नेबरहुड में किसी भी नेटिव से इनकी मैरिज हो सकती है। फर्दर मैं एक और जो चीज़ इसके अंदर और इंडिकेट करना चाहूँगा, वो इन नेटिव की अभी साढ़े साथी चल रही है शनि की, ये पीक साढ़े साथी पीरियड है। तो इनको मेंटल टेंशन होगी और इनके बनते हुए काम थोड़ा डिले हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न मेंटल टेंशन देता है। ये पीक साढ़े साथी पीरियड है, अभी 11 साइन में इनका मून है, और वहीं पर अभी शनि ट्रांजिट कर रहा है। तो इनको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आती रहती होंगी, मेंटल प्रॉब्लम जरूर रहती होगी, किसी ना किसी तरीके की टेंशन जरूर इनके अंदर रहती होगी। फर्दर इनका लग्न लॉर्ड छठे भाव के अंदर चला गया है, लग्न लॉर्ड। तो इनको ये डिसिप्लिन्ड होंगे, मेरा जहाँ तक आइडिया है, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से रिलेटेड ये ध्यान रखते होंगे। फर्दर इनको जब भी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी, आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। थ्रू आउट लाइफ इनको कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहने पड़ेंगे, तो लाइफ ठीक ठाक जाएगी, मगर इनको एफर्ट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इनका नेचर होगा, और डिसिप्लिन में इनको रहना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनकी कुंडली के एनालिसिस के बेसिस पर बताई। तो प्रॉमिस मुझे नजर आ रहा है, प्रॉमिस में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूंगा टाइमिंग की, जो कि इस आज के हमारा टॉपिक है। तो टाइमिंग में सबसे पहले मैं भृगु नंदी नाड़ी कंसेप्ट बताऊंगा। इसे आप सीख भी सकते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिखाना भी होता है। भृगु नंदी नाड़ी में फीमेल नेटिव के केस में मार्स को मेन मानते हैं कारक प्रतीका, और मेल नेटिव के केस में वीनस को। जब भी जुपिटर गुरु प्रोग्रेशन में मार्स से पांचवें सातवें नवें भाव में, या मार्स जहां पर भी है उस भाव में आता है, उस समय पर मैरिज होती है। मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इस तरीके से जो एज हम निकालते हैं, उससे 1 साल पहले और 1 साल बाद भी मैरिज हो सकती है। जैसे किसी की नेटिव की एज इस तरीके से निकली 30 ईयर, तो 30 ईयर को सेंटर में मान लीजिए, 29th ईयर में भी मैरिज हो सकती है, और 31st ईयर में भी मैरिज हो सकती है। क्योंकि हम एक्यूरेट यदि डिग्रीज के बेसिस पर निकालेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो मैं इसको रफली ऐसे मान के चलता हूँ। इससे मैं केवल अंदाजा लगाता हूँ कि किस एज में मैरिज हो सकती है नेटिव की। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जुपिटर ये इस साइन के अंदर है, तो 1 से 12 साल तक जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट होकर प्रोग्रेस करके 7 हाउस में आएगा। 13 ईयर से यहाँ से चलना शुरू होगा 9 साइन से, अगले भाव से 13 से 24 तक चलेगा। अब इस नेटिव की एज तो 24 से ज़्यादा होगी, तो 25th ईयर में यहाँ से चलेगा। तो इस नेटिव की मैंने ये जो रेड मार्क किए हुए हैं, ये वो हैं जहाँ पर जुपिटर प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, तो मैरिज हो सकती है। ये मार्स से 5th हाउस है, ये 7th है, ये 9th है, ये मार्स वाला है। तो इस नेटिव जब जुपिटर 1 से 12 साल यहाँ से ट्रांजिट करेगा, 13 से 24 साल यहाँ से प्रोग्रेस करेगा, ट्रांजिट नहीं, और 25 साल से यहाँ से प्रोग्रेस करेगा। तो इनकी मैरिज 25th ईयर में हो सकती थी, नहीं हुई, 26th और 27th ईयर में हो सकती थी। अब 28 और ये 29 ईयर सेंटर पॉइंट आ गया, तो मैंने ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ BNN, इनकी मैरिज 29 ईयर के अराउंड होनी चाहिए, मीन्स 28 या 30th ईयर के अंदर होनी चाहिए। बाकी सारी दशाएं, अंतरदशाएं और ट्रांजिट
अप्लाई करेगा उसके बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने भृगु-नंदी नाड़ी कंसेप्ट यूज किया, और एज पर BNN ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर मैरिज इज पॉसिबल इन 28 to 30th ईयर। मीन्स अब ये 29 ईयर के होने वाले हैं करीब करीब, तो मैं इनको 30th ईयर में इनकी मैरिज होगी ऐसा मैं प्रेडिक्ट करूंगा। अब देखिए कौन कौन सी दशाएं एलिजिबल है मैरिज कराने के लिए। मैं महादशा को कंसिडर नहीं करता हूँ। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तक मैं देखता हूँ। प्राण दशा भी देखी जा सकती है जब आपको 100% टाइम एक्यूरेट मालूम हो। तो 100% टाइम एक्यूरेट किसी को पता नहीं होता, क्योंकि हमें भी जो हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर बता देते हैं वो बता देते हैं वो 1-2 मिनट भी आगे पीछे है, तो प्राण दशा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो एलिजिबल होती हैं वो दशाएं होती हैं फर्स्ट लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड हो गया मार्स, सेवेंथ लॉर्ड हो गया वीनस और 12th लॉर्ड हो गया जुपिटर। इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि राहु और केतु का डिस्पोजिटर इन तीनों में से कोई भी हो। जैसे यहाँ पर जो क्वालिफाई कर रहे हैं प्लेनेट वो है मार्स, वीनस और जुपिटर। और राहु केतु के डिस्पोजिटर या राहु केतु इन तीनों में से किसी भी की भी राशि में हो तो वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे केतु मार्स की राशि में है और राहु वीनस की राशि में है, तो ये दोनों भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इनकी जो मैरिज होगी उसके अंदर जो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, इन 5 प्लैनेट्स की ही होनी चाहिए। इनके बाहर कोई भी प्लैनेट की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में इनकी मैरिज नहीं होगी। अब नॉर्मल तरीके से भी लगाएंगे, जो आप नॉर्मल कन्वेंशनल लोग लगाते हैं, तो वीनस देखिए 7th लॉर्ड है और कारक है, वो भी जस्टिफाई करता है, राहु भी करता है। अब मैंने ये दशाएं डिसाइड कर ली किन किन प्लैनेट की दशाओं में मैरिज होगी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने ये दशाओं का चार्ट लिया हुआ है। करंटली नेटिव की जुपिटर की महादशा चल रही है, और जुपिटर की महादशा के अंदर ये मरकरी तक की अंतरदशाएं तो जा चुकी हैं, और करंटली केतु की अंतरदशा चल रही है, वो 10 जनवरी 2024 तक है। और केतु क्वालिफाई भी करता है मेरे सूत्र के हिसाब से। केतु की अंतरदशा में मैरिज हो सकती है, एज पर माई सूत्र है, मैंने यहाँ पर केतु लिखा हुआ है। मगर ये मैरिज केतु की अंतरदशा में नहीं होगी, क्योंकि मैंने ट्रांजिट की कंडीशन लगाई तो ट्रांजिट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब ट्रांजिट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि करंटली देखिए आप देख भी सकते हो ट्रांजिट के अंदर अभी सैटर्न यहाँ पर है और जुपिटर यहाँ पर है। तो जुपिटर 2 साइन में से ना ही तो 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, 7th लॉर्ड रहा, ना ही 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ना ही लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है ये। तो इसलिए जुपिटर इसको कंडीशन को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है, और भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। सन भी ट्रांजिट में उस मंथ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सन से भी मंथ डिसाइड करता हूं। इसलिए मैंने ट्रांजिट की वजह से जो केतु की अंतरदशा को हटा दिया है, इसको एक्सपेंस कर दिया। नेक्स्ट अंतरदशा काफी लंबे पीरियड तक चलेगी, वो है वीनस की, और वीनस की चलेगी 10th ऑफ सितंबर 2024 से लेके 10th ऑफ मई 2027 तक। इस पीरियड में इनकी कई बार मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज होंगी। तो मैं जो क्लोजेस्ट पीरियड है वो निकाल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी मेरे से क्वेरी किया है। तो मेरा ये फंडामेंटल है, जब कोई क्वेरी करता है उसके नियरेस्ट हम पीरियड को निकालते हैं मैरिज के लिए। उस पीरियड में नेटिव की मैरिज होनी चाहिए, किसी वजह से उसमें नहीं होगी तो उससे नेक्स्ट पीरियड में जरूर मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जुपिटर वीनस क्वालिफाई कर रहा है, वो 10th ऑफ सितंबर 24 से लेके 27 तक, 10th ऑफ मई 27 तक, ये अराउंड 2.5 ईयर का पीरियड है, उसमें इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। अब जब मैंने वीनस को यहाँ पर ले लिया, केतु को मैंने आपके सामने रूल आउट कर दिया, तो ये केतु को हटा देते हैं। तो वीनस में जो सबसे पहले है, वीनस की अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा वीनस की आएगी। तो वीनस की अंतरदशा में वीनस की प्रत्यंतर दशा मैरिज करा सकती है, मगर उसी की जब सूक्ष्म दशा आ जाएगी तो वो मैरिज नहीं करा सकती। तीनों सेम नहीं हो सकते, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सेम हो सकती है, तो आपकी सूक्ष्म दशा डिफरेंट होनी चाहिए। अंतरदशा एक पर्टिकुलर प्लेनेट की है, तो प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा सेम नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है, वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर वीनस की महादशा, वो अंतरदशा में, वीनस की प्रत्यंतर दशा में, अब मैं सबसे पहले देखता हूँ तो वीनस की सूक्ष्म दशा है वो क्वालिफाई नहीं करती। फिर सन की सूक्ष्म दशा है, तो सन भी हमने जो लिस्ट बनाई थी 5 प्लेनेट उसमें नहीं आता, तो ये भी क्वालिफाई नहीं करती। मून भी क्वालिफाई नहीं करती। हाँ, मार्स क्वालिफाई कर जाती है,
क्योंकि जो मैंने 5 प्लैनेट बनाए थे वो थे वीनस, जुपिटर, मार्स, राहु एंड केतु। तो ये सन की तीनों सेम हो तो उसमें मैरिज नहीं हो सकती। सन क्वालिफाई नहीं करता है, मून क्वालिफाई नहीं करता है, तो मार्स क्वालिफाई कर जाता है। इसके बाद राहु भी करता है और जुपिटर भी करता है। तो इस पूरे पीरियड में नेटिव की मैरिज हो सकती है 29 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर 2020, वो 23 दिसंबर 2024 तक ये पूरा पीरियड क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर जो आपकी दशा, अंतरदशा, वो सॉरी अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा, इस पूरे 2 मंथ के पीरियड के अंदर क्वालिफाई करते हैं अराउंड। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में मैरिज हो जाएगी। तो नेटिव की मैरिज में जो मैंने सबसे पहला पीरियड आया जुपिटर वीनस, वीनस मार्स, दैट इज 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक मैरिज इनकी होगी। सबसे नियरेस्ट पीरियड ये है जिसमें इनकी मैरिज होगी। एंड देयर आफ्टर अप टू 23 दिसंबर 2024 तक भी इनकी मैरिज पॉसिबल है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें मैरिज में। तो ये मैंने पीरियड पिन पॉइंट कर लिया, तो रफली मैं कह सकता हूँ कि ये इस 2 मंथ पीरियड में इनकी मैरिज हो जाएगी। अब मैं ट्रांजिट देखूंगा ये 8 नवंबर के आसपास वाला, क्या वो इसे सेटिस्फाई करता है क्या। दशाएं तो हमने निकाल ली, केवल दशाओं से काम नहीं चलता, ट्रांजिट भी लगना चाहिए। और ट्रांजिट लगाने के बाद मैं और भी देखूंगा कि और जेमिनी और योगिनी से क्या होने वाला है, केपी से क्या होने वाला है। तो ये मैंने ट्रांजिट चार्ट बना रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और ये इनका नेटल चार्ट है, जन्म कुंडली है, ये ट्रांजिट है। तो अभी करंटली जब 8 नवंबर को मैं देखता हूं तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है इन 11 साइन। तो सैटर्न यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड होने पर उसको पिछले साइन से हम देख लेते हैं। तो वो पिछले साइन से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। रेट्रोग्रेड जब होता है तो दोनों भावों से देख लेते हैं। तो 10th भाव से मैं जब देखता हूं तो ये 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और डायरेक्ट मोशन से लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों लग्न को भी देख रहा है और ये एक तरीके से 7th हाउस को भी देख रहा है। तो सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आ जाता हूं मैं जुपिटर। तो जुपिटर भी इस टाइम पर रेट्रोग्रेड है 2 साइन के अंदर। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड 2 साइन में हुआ तो इसको मैं 1 साइन से देखूंगा। तो 1 साइन से ये 7वें भाव को देखिए एस्पेक्ट कर रहा है रेट्रोग्रेड होने की वजह से। तो जुपिटर भी फुलफिल कर रहा है आपको 7th हाउस की कंडीशन को। अब सन को देखता हूं तो सन 7 हाउस में देखिए, ये ट्रांजिट कंडीशन है सन की। तो 7 हाउस में ही कर रहा है, तो इसी मंथ में मैरिज होगी, ये जस्टिफाई हो गया। 15 नवंबर तक 7 हाउस में ये ट्रांजिट करेगा। तो सन उसी भाव को, 7th भाव को इन्फ्लुएंस करता है जब भी नेटिव की मैरिज होती है। इसके बाद मैं मार्स को भी देख लेता हूं जरा सा। तो मार्स देखिए यहाँ पे 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, इस 4 साइन में। तो आप देखिए मार्स भी 1 2 3 4 इसके 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये चौथा प्लेनेट आ गया जो 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ इनका 7th लॉर्ड वीनस। तो 7th लॉर्ड वीनस यहाँ पे देखिए वो आपका 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर। तो यहां से वो इनके इस जगह पर ट्रांजिट कर रहा है, यहां से वो 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए 5 प्लेनेट आउट ऑफ 7 जिन्हें हम देखते हैं वो सभी के सभी 7th हाउस और 7th लॉर्ड को ट्रांजिट में इंफ्लुएंस कर रहे हैं। इससे बेटर कोई टाइमिंग हो नहीं सकती। तो ट्रांजिट की कंडीशन जस्टिफाई कर रही है और आपकी दशाएं भी जस्टिफाई कर रही हैं, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर पीरियड को पिन पॉइंट कर रहा हूं। अब मैं इसको जेमिनी और योगिनी मेथड से भी चेक करूंगा क्या मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जेमिनी में उस पर्टिकुलर पीरियड की दशाएं मैं देखता हूं। यहां पर देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, कैप्रिकॉन की दशा चल रही है आपकी 15 नवंबर 2024 से 15 जुलाई 2025 तक। उसके आसपास वाले पीरियड को देख रहा हूं मैं। तो कैप्रिकॉन, ये लिब्रा की तो दशा है और कैप्रिकॉन की अंतरदशा है। लिब्रा की दशा तो 23 में ही शुरू हो गई थी। तो ये मैंने यहाँ पर दारा कारक मार्क किया है 11 साइन में। ये 7th पद है 11 साइन के अंदर, ये उपपद है नेटिव का। तो अभी देखते हैं लिब्रा की दशा चल रही है। तो लिब्रा 7वें भाव के अंदर है। तो 7th हाउस की राशि दशा है, वो 7th हाउस को एक्टिवेट करके रखेगी। तो 2023 के बाद जेमिनी के हिसाब से इनकी कभी भी मैरिज हो सकती है। इसके बाद जो इनकी अंतरदशा है वो हम ध्यान से देखते हैं। तो 10 साइन की अंतरदशा है कैप्रिकॉन की। तो उपपद लग्न से ये 7वें भाव की दशा है और ये उपपद लग्न से 7वें भाव की दशा में भी आपको मालूम है कि नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो ये इसे जस्टिफाई कर रहा है। तो इसके 15 नवंबर के आसपास, हालांकि मैंने वहां पे 8 नवंबर किया है, पर मैंने पहले ही बताया दिसंबर तक कभी भी मैरिज हो सकती है। सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है टिल 29 दिसंबर। तो ये पर्टिकुलर पीरियड आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी फुलफिल कर रहा है मैरिज की कंडीशन को।
अब मैं यहाँ पे ये योगनी दशा लगा लेता हूँ। ये योगनी दशा मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। ये संगठा मतलब राहु की दशा है, और राहु की दशा में उस वक्त पर देखते हैं हम। ये 26/6/2024 तक, 16/5/2025 तक यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। योगनी में दशा है संगठा भ्रामरी। संगठा होती है राहु और भ्रामरी होती है मंगल। तो राहु और मंगल की दशा है। तो यहाँ पर मंगल फिर जस्टिफाई कर रहा है। देखिए मंगल लग्न के अंदर है, और जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसमें भी मंगल और राहु दोनों आते हैं। वहां पे मंगल भी आ रहा है और राहु भी आ रहा है। तो मंगल और राहु की दशाएं मैरिज को जस्टिफाई करती हैं। तो ये नेटिव की मैरिज हो सकती है। मंगल यहाँ पे इनके 7वें भाव को ट्रांजिट में भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो राहु और मंगल की दशा में यहाँ पे लग्न लॉर्ड है डीवन चार्ट का, आप ध्यान से देखोगे तो ये पर्टिकुलर दशा भी, योगनी दशा भी इनकी मैरिज को जस्टिफाई कर रही है। और मैं सूत्र लगाता हूं, एक केएन राव सर का सूत्र है जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। केएन राव सर कहते हैं कि जब भी किसी नेटिव की मैरिज होती है तो सैटर्न दारा कारक के ऊपर ट्रांजिट करता है। तो देखिए सैटर्न दारा कारक यहाँ पर 11 साइन में, और सैटर्न उसी के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। ये भी कंडीशन है। और मेरी जो टेक्निक्स है मैंने प्रीवियस काफी वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है। सैटर्न उपपद लॉर्ड पर भी ट्रांजिट कर रहा है। ये मून उपपद लॉर्ड है, इनका उपपद 4 है। तो ये भी एक कंडीशन होती है, सैटर्न उपपद या उपपद लॉर्ड पर ट्रांजिट करे। सैटर्न नेटल सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। यदि मैं उसको 10 साइन से मान के चलूं तो 1 2 3 थर्ड दृष्टि से नेटल सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और सैटर्न इन ट्रांजिट जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है। ये भी कंडीशंस होती हैं जो एक्स्ट्रा कंडीशंस मैं लगाता हूं। अभी आप विवाह सहम भी इनका निकाल लीजिए। देखिए कितनी सारी चीजों से इनकी मैरिज उस टाइम पर जस्टिफाई हो रही है। इनका विवाह सहम एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 साइन के अंदर आ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है, यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई हैं सभी प्लेनेट की। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विवाह सहम 8 साइन के अंदर है। और जुपिटर यहाँ पर उस टाइम पर 2 साइन से ट्रांजिट कर रहा है। तो विवाह सहम को भी जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर नेटल जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर यहां से नेटल मार्स को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं। सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस नेटिव की मैरिज का जो मैं टाइम दूंगा, टेंटेटिव टाइम दूंगा, वो मैं दूंगा कि इनकी मैरिज मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ नवंबर फिक्स हो जानी चाहिए। मैरिज की टाइमिंग से मेरा मतलब मैरिज फिक्स से होता है, रिचुअल से नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं इनको केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर भी इसको एनालाइज करूंगा कि प्रॉमिस है कि नहीं, ये दशाएं कैपेबल है या नहीं इसकी मैरिज कराने के लिए। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रॉमिस देखने का तरीका आप सीखिए। सबसे पहले हम 7th हाउस देखते हैं। मैरिज के लिए रिलेटेड हाउस होते हैं 2nd 7th एंड 11th। जो प्राइम हाउस है मैरिज का वो 7th हाउस है। तो प्रॉमिस देखने के लिए हम क्या करते हैं, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लेते हैं। ये कस्प टेबल है जो आपको किसी भी मोबाइल ऐप पे आसानी से मिल सकती है। इसमें 7th, ये 7 लिखा हुआ है, और ये सब लॉर्ड होता है। तो कस्पल सब लॉर्ड नोट करेंगे वीनस, पहला काम यह है। अब जो ये प्लेनेट की टेबल जो दूसरी होती है उसमें हम वीनस के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को नोट करेंगे। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड राहु है और सब लॉर्ड सन है, तीनों को नोट कर लिया हमने। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वीनस नोट किया। प्लेनेट की टेबल से वीनस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट कर लिए। अब ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल है। इससे जो ये तीनों प्लेनेट आए, वीनस राहु और सन, ये किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो नोट करूंगा मैं तीनों को। यहां से वीनस देखा तो ये 2 3 6 7 हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, ये लिख लिया मैंने। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड राहु है वो छठे भाव को सिग्निफाई कर रहा है, ये लिख दिया। और इसका जो सब लॉर्ड है सन, वो 3 5 7 9 12वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है। अब ये तीनों ओवरऑल जिनको सिग्निफाई कर रहे हैं इन सभी भावों को एक साथ लिख दीजिए नंबर वाइज। 2 3 5 6 7, 6 छूट गया यहाँ पर, 9 12, 6 भी है, ये ध्यान रखेंगे। इनमें जो मैरिज से रिलेटेड हाउस 2 एंड 7 आ रहे हैं, यदि 2 7 11 आए तो इसका मतलब प्रॉमिस है। यहाँ पे एडिशनली तीसरा भाव आ रहा है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि किसी रिलेटिव या नेबरहुड में नेटिव की मैरिज हो सकती है। साथ में पांचवा भाव आ रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नेटिव की लव मैरिज भी हो सकती है, वो भी किसी जानने वाले पर्सन से, किसी रिलेशंस में या अड़ोस पड़ोस में, या इनका कोई स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, तो इस तरीके से उससे इनकी मैरिज हो सकती है, ऑफिस मेट हो। तो यहाँ पर प्रॉमिस साफ साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉमिस के अंदर। लव मैरिज का भी प्रॉमिस इसके अंदर नजर आ रहा है, किसी रिलेटिव या नॉन पर्सन से मैरिज का भी प्रॉमिस नजर आ रहा है। तो प्रॉमिस इज देयर इन कुंडली, तो नेटिव की मैरिज होगी ही।
अब हम बात करेंगे कि करंट दशा है जुपिटर की और अंतर्दशा वीनस की और प्रत्यंतर दशा वीनस की है। तो जुपिटर की दशा, वीनस की अंतर्दशा जो मैंने निकाली थी और वीनस की प्रत्यंतर दशा क्या मैरिज करा सकती है। तो मैं जुपिटर के लिए अब देखूंगा, तो देखने का तरीका ये होगा, आपको जुपिटर खुद लेना है, उसका नक्षत्र लॉर्ड लेना है यहाँ से। तो नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर का सैटर्न है और उसका सब लॉर्ड लेना है मार्स। ये तीनों प्लेनेट लिख लेने हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। अब जुपिटर को हम यहीं प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल से वो हाउसेज लिखेंगे जिन जिनको सिग्निफाई कर रहा है। 7, 9, 10, 11, 12 ये लिख दिए मैंने। इसी तरीके से आपका जो सैटर्न जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, 7, 9, 10, 11, 12 ये लिख दिए। और सब लॉर्ड मार्स जिन जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, 1, 3, 5, 8 सब लिख दीजिए, सब लिख दिए। ये स्क्रिप्ट हम तैयार कर रहे हैं। अब इनमें जो जो भी भाव आ रहे हैं उन्हें एक साथ लिख दीजिए। तो सभी भाव लिख दिए मैंने, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रिपीट नहीं करने हैं। तो मैंने यहाँ पे जो रेड किए हुए हैं आप ध्यान से देखें, इसमें तीसरा, पांचवां, सातवां और 11वां भाव है। सातवां और 11वां भाव ये इंडिकेट करता है कि इस दशा में मैरिज होगी। और तीसरा भाव मतलब कोई रिलेटिव या नेबरहुड का कोई इन्वॉल्वमेंट है, और पांचवा भाव लव मैरिज भी करा सकता है, तो ये भी लव मैरिज को इंडिकेट कर रहा है और मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। तो जुपिटर की दशा में मैरिज होगी ही। अब अंतरदशा को चेक कर लेते हैं। अंतरदशा वीनस की है, तो वीनस के लिए भी हम वो का वही देखेंगे। सबसे पहले हम वीनस देखेंगे यहाँ पर। वीनस का हम नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लिखेंगे। तो वीनस की स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे तैयार की थी, वो की वही आएगी। तो उसमें फिर से देखिए 2, 3, 5, 7 हाउस आ रहे हैं। इसका मतलब नेटिव की मैरिज हो सकती है, ये मैंने लिख दिया है वीनस की फिर से। तो वही हाउसेज आ रहे हैं जो कि ये वीनस की स्क्रिप्ट है। ये वीनस ये हो गया, उसका ये नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। 2, 3, 5, 7, 9, 12 हाउसेज हैं, तो ये भी मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं। लव मैरिज को भी इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि सेकंड और सेवन्थ हाउस है और थर्ड और फिफ्थ हाउस है। फिर जो आपकी प्रत्यंतर दशा है वो भी वीनस की है, तो उसमें भी यही चीज आएंगी। तो प्रत्यंतर दशा भी इंडिकेट कर रही है। इसलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी भी ये कह सकते हैं कि करंट दशा जो हमने डिसाइड की थी उसमें इस नेटिव की मैरिज होगी। तो मैरिज का टाइम जो टेंटेटिव टाइम है वो एंड ऑफ अक्टूबर से लेकर दिसंबर के एंड तक नेटिव की मैरिज फिक्स हो जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने मल्टीपल टेक्निक्स यूज की हुई हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको टेक्निक्स जो मैंने एक्सप्लेन की वो उनका वो समझ में आई या ना आई, आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। मेरा प्रयास जारी रहेगा। बाकी सभी कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, ये मैंने पहले ही डिस्क्लोज किया है। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी 100% ईश्वर नहीं हो सकता। वो अपने प्रयास कर सकता है, और प्रयास आप मेरे इस पूरे एनालिसिस में देख ही सकते हैं। मैंने सभी तरीके से इसको करने की कोशिश की है। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।